हेलो दोस्तों, आपके जीके विद सोनू सर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो फिजिक्स का कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों लगा रहे हैं। इसमें आदित्य रंजन सर का जो हम लोग रेलवे का जो है सामान्य अध्ययन जो है वो पूरा खत्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है अभी रेलवे का जो है सामान्य ज्ञान में हम लोग तीन चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। एक मात्रक कर लिए कंप्लीट, एक बल कर लिए हैं, एक कार्य कर लिए हैं। तो अभी आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत चुंबकीय एवं यांत्रिक। अगर ये तीन वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ आपको तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है आदित्य रंजन सर के नाम से, साइंस के नाम से। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं विद्युत चुम्बकीय। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और आपको एक एक करके सारे बारे में हम लोग करते हैं। तो ये देखिए विद्युत चुम्बकीय एवं यांत्रिक तरंगे, और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, फिर इसका हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे। तो देखिए किसी माध्यम तरंग है, पहले हम लोग तरंग स्टार्ट करें। विद्युत चुम्बकीय में पहले हम लोग तरंग करेंगे। तरंग हम लोग पढ़ते हैं, किसी माध्यम में एक विक्षोभ जो कणों को शुद्ध गति से बिना ऊर्जा वहन करता है, उसे क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। वहन करता है मतलब चलता है, उसको हम लोग तरंग कहते हैं। माध्यम के कण की गति की दिशा तरंग प्रसार की दिशा के समांतर होती है, उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग एक है अनुदैर्ध्य तरंग। माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा लंबवत दिशा में दोलन करते हैं, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। पानी की सतह पर तरंग होती है, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। जिस माध्यम से कोई तरंग फैलती है, उसके किसी कण पर उसी माध्यम से चमक स्थिर तथा अधिकतम विस्थापन होता है, कहा जाता है आयाम। ये आयाम का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर होता है। ये ध्वनि की कुछ फिगर दी गई है, यहाँ से हम लोग करते हैं। तरंग का सबसे ऊंचा भाग जो है वो शिखा है। तरंग का सबसे नीचा भाग जो है वो गत है। दो लगातार चीरों या दो लगातार तरंगों के बीच दूरी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। जब ध्वनि किसी माध्यम से यात्रा करती है तो इकाई तरंग के दोलन संख्या आवृत्ति एसआई यूनिट मतलब हर्ट्ज कहलाता है। जिस जिस दर से कोई तरंग चलती है उसे तरंग गति कहते हैं। वायु की ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की ध्वनि की तरंग जो है वो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। किसी तरंग का आयाम तरंग की अवधि के आयात सभी तरंग की शिखर या गर्त की स्थिति से प्रभावित होते हैं। अब हम लोग करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिसमें है फर्स्ट पॉइंट। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ इधर वाला को। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी किन तरंगों को किन तरंगों को फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग को। किसी तरंग की विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों से कंपन करती है, उसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। इसी प्रकार की गति आवर्ती प्रकाश की गति 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड तक चलती है। सभी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग तरंगदैर्घ्य होती है 10 से 14 मीटर से 104 मीटर तक। विद्युत चुम्बकीय तरंग में शामिल है गामा किरण, एक्स-रे, पराबैंगनी किरण, दृश्यमान किरण, अववर्तक किरण, सूक्ष्म किरण, रेडियो तरंग। परमाणु के नाभिक में विघटन में कौन सी तरंग होती है? तो गामा किरण होती है। एक्स-रे में उपयोग निम्न में से होती है, टूटी हड्डी की जांच के लिए होती है उपयोग, स्पेक्ट्रल अध्ययन के लिए होती है, मेटल डिटेक्टर के में होती है। तो अच्छा, कैंसर के किस प्रकार की किरण जिम्मेदारी है? तो पैराबैंगनी किरण जिम्मेदारी है। पैराबैंगनी किरण यूवी किरण की खोज किसके द्वारा की गई है?
तो रिटर द्वारा की गई है। पराबैंगनी किरण का उपयोग निम्न में से होता है, तो जल के शोधक में होता है। दृश्य प्रकार की खोज किसने की है, तो न्यूटन ने की है। दृश्यमान किरणों का उपयोग निम्न में होता है: परावर्तन और अपवर्तन, विद्युत किरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। इंफ्रारेड किरणों की खोज किसने की है, तो हर्शल ने की है। अवरक्त किरणों का उपयोग निम्न में से होता है: टीवी रिमोट कंट्रोलर में, कोहरे में, धूल में, दूर तक देखने में, खराब मौसम में, फोटोग्राफी में होता है। सूक्ष्म तरंग की खोज किसके द्वारा की गई है, पसी पेसमेकर द्वारा। सूक्ष्म तरंगों की अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो लघु रेडियो के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म तरंग उपयोग किन उपयोग में किया जाता है, तो रडार, सैटेलाइट, माइक्रो में किया जाता है। रडार का पूर्ण पूर्ण रूप क्या है, रेडियो डिटेक्शन एवं रैंकिंग। रेडियो तरंग की खोज की है मार्कोनी द्वारा। तरंगों द्वारा उपयोग निम्न में से होता है: रेडियो और दूरसंचार में। विद्युत किरण, विद्युत किसी विद्युत तरंग के आवर्ती भी तरंग भी जो इस विद्युत तरंग की ऊर्जा E बराबर hc बाई अल्फा होता है। ई प्रकाश का वेग, तो ये नाम दिया गया है, इस फॉर्मूला में क्या क्या है, तो ये हम लोग स्किप कर रहे हैं। किसी तरंग की अधिकतम ऊर्जा होती है गामा किरण, क्योंकि उसमें आवर्ती उच्च होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यांत्रिक तरंग पढ़ रहे हैं हम लोग अब। जिस तरंग को फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो कहलाती है, उसे बोलते हैं यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगों का उपयोग जल के तरंगों में, ध्वनि के तरंगों में, स्प्रिंग तरंगों में। कौन सी तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य हो सकती है, तो यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। यांत्रिक तरंग का माध्यम होता है संचरण के किसी कारण संभव होता है, तो प्रस्थावर एवं जड़त्व के कारण। अब यांत्रिकरण के वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं। सभी यांत्रिक तरंगों में ध्वनि सुनी नहीं जा सकती है, इस आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है: श्वश्, अश्वश्, पराश्वश्। मनुष्यों में सुनने की क्षमता जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 5 वर्षों में कम कम उम्र के बच्चों तथा कुछ जानवरों जैसे कुत्ते ध्वनि सुन सकते हैं 25 किलो मेगाहर्ट्ज और हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से हम यांत्रिक तिरंगे होती है। अपस्वर तरंग, इन तिरंगों में मानव ध्वनि नहीं सुन सकता है, तो वो है अपस्वरीय तरंग। गैंडा, हाथी, व्हेल जैसे कुछ जानवर अपस्वर ध्वनि को उत्पन्न संचरित करते हैं। कुछ जानवर भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये मुख्य आघात तरंगों जैसे शुरू होने से पहले कम आवृत्ति की अपश्रव ध्वनि करते हैं, जो कि संभव जानवरों के संचित कराती है। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति यांत्रिक तरंगे पराश्वर तरंग है। डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ते जैसे जानवर द्वारा निर्मित यांत्रिक तरंग पराश्वर तरंग है। कौन सी उच्च आवर्ती तरंग है जो बाधाओं की उपस्थिति में अच्छी तरह से परिभाषा पथों पर यात्रा करती है, तो पराश्व तरंग। कठिन पहुंचने वाले स्थानों पर स्थित भागों में साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है पराश्व तरंग द्वारा। इमारतों, पुल, मशीनों और वैज्ञानिक उपकरणों जैसे बड़ी संरचनाओं के लिए निर्मित के लिए धातु ब्लॉक जैसे धाराएं और कमियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है प्रश्व तरंग। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय संबंधित है और शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है प्रश्व तरंग।
आंतरिक तरंगों की छवियों में मॉनिटर या फिल्म की मुद्रित करने की प्रक्रिया को अल्ट्रासोनिग्राफी के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए किया जाता है ताकि जन्मजात दोषों और विकास संबंधित असमानताओं का पता लगाया जा सके। अल्ट्रासोनिग्राफी इसका उपयोग खुरदे में बनी छोटी-छोटी पत्थरी और बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है। उन्हें मूत्र के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, तो अल्ट्रासोनिग्राफी के द्वारा। वह कौन-सी मुक्त युक्ति है जिससे पराशरण तरंगों का उपयोग करने समुद्र के वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? यह है साउंड नेविगेशन ऑफ हैंगिंग। पराशरण तरंगों की अधिकतम ऊर्जा क्यों संचित है? पराशरण तरंगों का आवर्ती अधिक और तरंगीय कम के कारण। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ध्वनि तरंग। यहाँ से करते हैं हम लोग ध्वनि तरंग से। ऊर्जा का ऊर्जा का एक रूप जो कानों में सुनने की अनुमति उत्पन्न करता है, उसे ध्वनि तरंग कहते हैं। जो वस्तुओं के कंपन से होती है, उसे कहते हैं ध्वनि तरंग। वह कौन-सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो आवृत्ति की विचरण नहीं कर सकती है? तो वो है ध्वनि तरंग। मानव में ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है स्वर ससुर कंपन के माध्यम से। पदार्थ के माध्यम से ध्वनि संचरित होती है माध्यम। ध्वनि तरंग एक प्रकार की होती है यांत्रिक तरंग। हवा में ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है? अनुदैर्ध्य तरंग। पानी की सतह पर ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है? तो अनुप्रस्थ तरंग। कोश में ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंग के रूप में। किसी ध्वनि की तीव्रता, कोमलता मुख्यतः रूप से उसके आयाम एवं प्रभावित होती है। उच्च आयाम की कौन-सी तरंग उत्पन्न होती है? तो तीव्र ध्वनि तरंग। तीव्र ध्वनि तरंग दूरी तक दूरी तक करती है क्योंकि इसमें ऊर्जा ऊर्जा होती है। ध्वनि तरंग का आयाम उस बल पर निर्भर करता है जिसमें किसी वस्तु को कंपन कराया जाता है। एक तरंग द्वारा एक दोलन पूर्ण पूरा करने के लिए किया जाता है आवर्तन काल। ये आवर्ती का फॉर्मूला है। उत्पन्न होने वाले कंपन की दर आधार पर ध्वनि की गुणवत्ता को क्या कहा जाता है? तो ये पिच कहा जाता है। ध्वनि आवर्ती में मिश्र में एक क्रमबद्ध ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे संगीत कहा जाता है। एक ही आवृत्ति की ध्वनि तरंगें कहलाती है टोन। अनेक आवृत्ति के मिश्रण की ध्वनि तरंगों उत्पन्न होती है जिसे नोट कहते हैं। ध्वनि तरंगें किसी माध्यम से कैसे यात्रा करती है? तो संपीड़न एवं विलयन की श्रृंखला में। अनुदैर्ध्य तरंग में वह क्षेत्र जहाँ कण एक दूसरे से अधिक करीब होते हैं, तो संपीड़न क्षेत्र से। संपीड़न क्षेत्र में उच्च घनत्व उच्च दाब होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में वह क्षेत्र जहाँ कण सबसे दूर होते हैं, विरलन क्षेत्र। वि विरलन क्षेत्र कम घनत्व और कम दाब होता है। समान भौतिक परिस्थितियों में किसी एक माध्यम से सभी आवृत्ति के लिए ध्वनि की गति लगभग समान रहती है। ध्वनि की विशिष्ट गति पर निर्भर करती है उस माध्यम की विशेषताओं जिनमें वह यात्रा करती है। किसी माध्यम की ध्वनि की गति प्रभावित होती है माध्यम के तापमान से। माध्यम का तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है। 0 डिग्री सेल्सियस ध्वनि 332 पर सेकंड होता है। 22 डिग्री सेल्सियस ध्वनि की गति
344 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि की गति किस माध्यम से सबसे ज़्यादा होती है? ठोस में होती है, फिर तरल में होती है, फिर गैस में होती है। ध्वनि भी प्रकाश की तरह है, परावर्तन के नियम का पालन करती है। ध्वनि तरंग का आयाम उस बल पर निर्भर करता है जिस पे किसी वस्तु का कंपन कराया जाता है। ध्वनि की गति का माध्यम किन कारणों पर निर्भर करता है? तापमान, घनत्व और लोच पर। ध्वनि सबसे तेज गति पर चलती है, ठोस में। लोच जितनी अधिक होगी, ध्वनि की गति उतनी अधिक होगी। आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। दाब बढ़ाने या घटाने से ध्वनि के वेग में क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग किसके कारण बढ़ता है? लोच बढ़ने के कारण। निर्वात लोच शून्य होने का कारण क्या है? निर्वात ध्वनि के प्रसार नहीं करता है। जैसे गैसों का आवृत्ति भार बढ़ता है, ध्वनि का वेग कम हो जाता है। डोलर प्रभाव। जब श्रोता और श्रोत्र के बीच समकक्ष गति होती है, तो श्रोत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति भिन्न होती है। इस प्रभाव को डोलर प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए मान्य है? तो डोलर प्रभाव। कोई यदि कोई तारा पृथ्वी के निकट आ रहा है तो उसमें आने वाले प्रकाश का रंग बैंगनी की ओर स्थानांतरित हो जाता है, और यदि कोई तारा पृथ्वी की ओर जा रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग लाल की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। किस प्रभाव के कारण? प्रकाश डोलर के प्रभाव के कारण। बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है? तो प्रकाश डोलर के प्रभाव पर। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो हम तो वह अपने मूल पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ध्वनि की गति किन दिनों अधिक होती है? तो सूक्ष्म दिनों में तुलना में आर्द्रता बरसात में। ध्वनि का व्यक्तीकरण। जब लगभग समान आवृत्ति, समान आयाम दो ध्वनि तरंगों एक दूसरे पर आरोपित होती है, तो कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिक होती है और कुछ स्थानों पर ध्वनि शून्य हो जाती है। इस घटना इस इस घटना को कहा जाता है ध्वनि का व्यक्तीकरण। कभी-कभी जहाज की स्थिति समुद्र में नहीं मिल पाती, क्योंकि जहाँ तीव्रता शून्य होती है, वहाँ ध्वनि विनाशी व्यक्तीकरण होता है। मौन क्षेत्र का निर्माण किसके कारण होता है? विनाशकारी ध्वनि और विनाशी व्यक्तिगत के कारण होता है। प्रतिध्वनि। ध्वनि की अस्थायित्व और परिणाम स्वरूप बार-बार होने वाले अपवर्तन को प्रतिध्वनि कहा जाता है। ध्वनि तरंगों का अपवर्तन में ध्वनि की पूर्ण आवृत्ति कहलाती है प्रतिध्वनि। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच आवश्यक निम्नतम समय आवर्तन काल क्या है? तो 0.1 सेकेंड है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? तो 17 मीटर। ध्वनि की अनुभूति हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अनुरण। ध्वनि स्रोत के समाप्त होने के बाद ध्वनि की गूंज का कायम रहा जाता है, उसको बोलते हैं अनुरण। इन तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार में अवरोध की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंग। प्रतिध्वनि या अनुरण की कम करने के लिए कभारगार और छत और दीवार जैसे आमतौर पर ध्वनि अवशोषण सामग्री को ढक दिया जाता है। कास्ट हॉल सिनेमा हॉल की छतें किस प्रकार डिजाइन की जाती है ताकि ध्वनि परावर्तन के बाद हॉल के सभी कानों तक पहुंच सके? घुमट। मेघ
मेगाफोन और लॉर्ड हैलर हॉक तुरही और शहनाई जैसे संगीतकार वाद्य यंत्र को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है? तो ध्वनि की सभी दिशाओं फैलाए बिना एक विशेष दिशा भेजने के लिए डिजाइन किया जाता है। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ा तक उत्पन्न होने ध्वनि को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक चित्र का उत्पन्न। ये कुछ मिट गया है, हम लोग आगे चलते हैं। मेगा संख्या। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है तो उसे किस यात्रा में करना चाहिए? तो सुपर में करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों का नुकसान पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न शॉक। इन शॉक तरंगों के उत्पन्न होने वाले बहुत तेज और तेज ध्वनि को टूनिक कहते हैं। ध्वनि की हवा 332 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। इस प्रकार सेकंड में 332 मीटर की ध्वनि विक्षोभ द्वारा तय की जाती हैं। कम पिच वाले ध्वनि की आवृत्ति कम होती है। तेज आवाज में सुनने की बहुत अप्रिय शोक कहलाता है। ध्वनि तरंगों की ध्रुवीकरण नहीं होता है क्योंकि वे अनुदैर्ध्य तरंग हैं। विमान की विमान की गति निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैक का प्रयोग किया जाता है। यह मैक का फॉर्मूला है। हम लोग यहाँ से कर रहे हैं ध्वनि का विवर्तन। जब ध्वनि तरंगे खिड़की और दरवाजे के किनारों टकराती है तो उसे ध्वनि वितरण कहा जाता है। वह तरंग जो अपने स्थान तक फैलती है और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं, स्थिर तरंग कहलाती है। स्थिर तरंग में कंपन की तीव्रता अधिकतम कहाँ पर होती है? तो जहाँ एंटी नोड का निर्माण होता है। कंपन की तीव्रता शून्य कहाँ पर होती है? तो जहाँ नोड का निर्माण होता है। कौन सी तरंग अपने साथ ऊर्जा नहीं ले जाती है? तो स्थिर। वह तरंग जो किसी माध्यम से अपने आयाम में परिवर्तन किए बिना दिशा लगातार चलती है उससे कहलाती है भ्रमणशील तरंग और प्रतिगतिशील। कौन सी तरंग जो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है उसको बोलते हैं प्रतिशील तरंग। आगे चलते हैं प्रकाश और ध्वनि के ध्रुवक। किसी तरंग को किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन कहलाता है। किसी तरंग का ध्रुवन संभव नहीं है, अनुदैर्ध्य तरंग। किसी प्रकाश के ध्रुवन संभव होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग। ये कुछ हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है जो कि हम लोग अब करेंगे। इसमें मुश्किल से 11 ही क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपको न्यूमेरिकल बेस और जितना भी मैंने पूरी आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू। चलिए अभ्यास प्रश्न आ गया है। ध्वनि तरंगों में उत्पादन एवं प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ध्वनिकरण। यदि दिए गए वेग और ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो इसका तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका इसी तरंग दैर्घ्य को कम हो जाएगी। ये आपका न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, मैं ये भी स्किप कर रहा हूँ। ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी स्किप करता हूँ। हम लोग 6 नंबर में पहुँचते हैं। किसी धातु ब्लॉक के अदृश्य दरार और छेद का पता लगाने के लिए उसमें अंदर भेजी गई अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग को पता कर लगाया जाता है। ये कैसे पता लगाया जाता है? संचरित तरंग का पता लगाने के लिए सूचक। अल्ट्रासोनिक की आवृत्ति सीमा कितनी होती है? तो कितनी होती है? ये होती है आपका 20 हर्ट्ज से ऊपर। हर इंसान 20 हर्ट्ज से ऊपर ही सुन पाता है। एक क्षण चुंबक में नियत एक क्षण चुंबक को नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी? तो ये होगी चुंबकीय के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम सिद्धांत
एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा सही वर्णन करता है। तो ये करता है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों पर छवियां प्राप्त करने की प्रतिक्रिया को डैश कहा जाता है। ये कहा जाता है MRI स्कैन। क्षण चुंबकीय की निकटतम लगाए जाने वाले दो सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? ये क्यों हो जाती है? क्योंकि यह एक लघु चुंबकीय होती है। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।